गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। और आज हम टॉपिक जो कल हमने लिया था उसी को डिटेल में कंप्लीट करेंगे। आज टॉपिक हमने स्टार्ट किया था रुधिर परिवहन तंत्र, और रुधिर परिवहन तंत्र के हमने जो भाग हैं वो भी देखे थे। इसमें पहला भाग होता है आपका रक्त, दूसरा भाग होता है हृदय, और तीसरा वाला भाग होता है रक्त वाहिनियां, जिनकी हमने कल एक तरह से प्रारंभिक जानकारी ले ली थी। रक्त के बारे में हमने पढ़ा कि रक्त को जीवन की नदी कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। एक और चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा रक्त के निर्माण को लेकर। देखिएगा, रक्त का जो निर्माण है हमें पता होना चाहिए कि कहाँ बनता है हमारे शरीर में रक्त। याद रखें आप, अस्थियों में एक संरचना पाई जाती है, एक भाग है अस्थियों का, इस भाग को कहा जाता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसको कहते हैं। तो अस्थि मज्जा वाले भाग में, बोन मैरो है, अस्थि मज्जा वाले भाग में रक्त का निर्माण होता है। और रक्त में चाहे आपकी आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स हैं, सभी का निर्माण अस्थि मज्जा वाले भाग में होता है, जो कि अस्थियों में अवस्थित होता है। तो रक्त के बारे में हमने कल जानकारी ले ली थी। फिर रक्त का रासायनिक संगठन हमने देखा। रक्त के रासायनिक संगठन में दो प्रमुख पदार्थ पाए जाते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो कि कुल रक्त का आपको पता है कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है प्लाज्मा। बाकी जो 45% भाग होता है, उस 45% भाग में उपस्थित होती है रक्त कणिकाएं। वही कल बात हमने करी थी कि रक्त में नंबर 1 सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है प्लाज्मा, और दूसरा जो पदार्थ है वो है आपका रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, तो ये जो रक्त कणिकाएं हैं इनका डिस्कशन हमने कल की क्लास में एलिमेंट्री वाला, प्रारंभिक वाला ही किया था। हमने इसका विभाजन कर दिया था कि रक्त कणिकाएं 3 भागों में विभाजित की जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी वाले प्लेटलेट्स या जिनको अपन कहते हैं बिंबाणु। आज हम इन तीनों प्रकार की रक्त कणिकाओं को विस्तार से देखने जा रहे हैं, तो आप बने रहे अपनी क्लास के साथ। नाउ लेट मी स्टार्ट। रक्त कणिकाएं, पहले प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, नंबर 1 पे आती हैं आपकी रक्त कणिकाएं आरबीसी। आरबीसी जिनको अपन हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी इनको कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, जानकारी आ रही है आपके लिए। सबसे पहली जानकारी हम बात करते हैं केंद्र की, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ बिंदुओं के माध्यम से मिलती रहेगी। एवरीबॉडी बी केयरफुल, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनते रहे आप लोग। हिंदी इंग्लिश सब चलती रहेगी आपके लिए। केंद्र की बात कर रहे हैं, क्या लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्र उपस्थित होता है? नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि आरबीसी में केंद्र अनुपस्थित होता है। क्यों? आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका जो कंट्रोल है रक्त के माध्यम से हो जाता है, तो इनको केंद्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगली बात करते हैं इनकी आकृति की। इनकी आकृति किस प्रकार की? देखिएगा, डिस्क रूपी भी कहते हैं, चपटी आकृति भी कहते हैं। हम वास्तविक आकृति यहाँ पे देखने जा रहे हैं, और इनकी वास्तविक आकृति है द्विअवतल। द्विअवतल जिसको कि बाई कॉन्केव कहा जाता है। कुछ इस तरह की आकृति है जो डिस्क लाइक में नजर आती है। डिस्क है जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। अब क्यों होती है ये वाली आकृति? हमने कहा केंद्र अनुपस्थित है, रक्त के द्वारा उसके कार्य को नियंत्रित कर लिया जाएगा, आवश्यकता नहीं है केंद्र की। क्यों आकृति द्विअवतल है? गोलाकार क्यों नहीं है? ट्रायंगल क्यों नहीं है? ऐसी क्यों होती है? सुनिएगा ध्यान से। हम बात करते हैं आरबीसी की, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, सभी जानते, कोई नई बात मैं नहीं बताने जा रहा हूं। आरबीसी को हमने कहा लाल रुधिर कणिकाएं, लाल हैं। क्या कारण है लाल होने का? हीमोग्लोबिन यहां पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो लाल हैं, नीली नहीं है। क्योंकि जो आयरन है वो आयरन
हीमोग्लोबिन में उपस्थित है और वो हीमोग्लोबिन को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को एक नाम और भी दिया जाता है, हीमोग्लोबिन को कहा जाता है श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने श्वसन के दौरान पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर एक पदार्थ बनाता है जिसको अपन कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से O2 का परिवहन किया जाता है शरीर की तमाम कोशिकाओं तक। श्वसन में सहायक है। वर्णक क्यों कहा जा रहा है? रंग प्रदान करता है, आरबीसी को लाल रक्त प्रदान करने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको कहा गया श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। ओके, अब वापस आते हैं क्यों आकृति द्विअवतर है। तो हमने कहा आरबीसी लाल है क्योंकि वहां हीमोग्लोबिन है। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा वो लाल रुधिर कणिकाओं के लिए लाभदायक होगा। अब आकृति अगर हम गोलाकार लें तो गोलाकार हालांकि देखने में तो ऐसा लगता है कि ये आकृति बड़ी है और ये आकृति कहीं छोटी है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो द्विअवतर बाइकॉन्केव जो शेप है बड़ी नजर आती है। माइक्रोस्कोप से अगर अपन देखें आरबीसी को तो ये आकृति से कहीं बड़ी नजर आएगी। क्यों बड़ी नजर? क्यों? देखिए वहां किस तरह से आकृति बन रही है, दोनों तरफ बन रही है, अर्धगोलाकार आकृति दोनों तरफ बन रही है, साथ में इसको कवर भी तो किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? डिपोजिशन होगा, जमाव होगा हीमोग्लोबिन का। द्विअवतल आकृति आरबीसी की बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन एच भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, हीमोग्लोबिन समझ जाइएगा आप लोग। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखते हैं एचबी। तो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन का जमाव होगा आरबीसी में वो हमारे लिए भी तो फायदेमंद होगा ना, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वहां बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं और सभी कोशिकाओं तक O2 की ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में हो। और पर्याप्त मात्रा हीमोग्लोबिन की कब होगी? जब आरबीसी कुछ इस तरह की आकृति धारण करे जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन को ज्यादा जमा सके, तब O2 का परिवहन अधिकतम हो सके और शरीर की समस्त कोशिकाओं को ऊर्जा के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल सके, तभी तो भोजन का ऑक्सीजन होगा। इसलिए आकृति ये वाली समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन काल की हम बात करें जरा। जीवन काल कितने टाइम तक जो है आरबीसी जीवित रहेंगे? तो ऐसा माना जाता है कि इनका जीवन काल है 120 डेज, 120 दिन का कार्यकाल माना जाता है आरबीसी का। यानी आप मंथ अगर देखें तो कितने मंथ हो जाएंगे जरा बताइएगा मुझे? 4 मंथ यहाँ हो जाएंगे। 30 का एक मंथ है 30 डेज का, तो 120 अपन आप 4 करें, आपका 30 डेज आ गया। इसका मतलब 4 मंथ और 4 मंथ्स। 4 महीने भी हम कह सकते हैं जी आरबीसी का जीवन काल। इसके बाद क्या, कहां जाएंगे आरबीसी? शमशान घाट में जाएंगे। जिस तरह आप जानते हैं, सही बात है बिल्कुल, कि जीवन की जो अंतिम यात्रा है वो शमशान घाट को माना जाता है, अंत्येष्टि स्थल को माना जाता है। तो यहाँ पर वैसा कैसे नहीं होगा? वैसा ही होगा इनके साथ भी। जैसे आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो आरबीसी मृत्यु के पश्चात शमशान घाट में ले जाई जाती हैं। अब ये है कि वहां यात्रा नहीं निकलेगी, वो अपने आप चली जाती हैं। जो जिंदा है आरबीसी रक्त के माध्यम से उनको उनके अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचा दिया जाता है। उनको आवश्यकता नहीं होती 4 कंधों की, अपने आप चली जाती हैं। और अंत्येष्टि स्थल को कहा जाता है प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का शमशान घाट कहा जाता है, जहां पर इनका दाह संस्कार किया जाता है। आप बड़े ताज्जुब करें, सर आप अजीब सी बात करें, तो ये अजीब नहीं, सटीक बातें हैं। यही होता है वास्तव में। अगर देखा जाए, आप चेक करिएगा, बड़े हायर स्टडीज की हम बात करें तो वहां पे आपको चीजें मिलेंगी। आरबीसी को बनाया जा रहा है, अस्थि मज्जा में दफनाया जा रहा है प्लीहा में, जिसको स्प्लीन भी कहा जाता है। इसलिए स्प्लीन को, प्लीहा को शमशान घाट कहा जाता है आरबीसी का। महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो उनका जीवन काल जब पूरा हो जाएगा तो इस तरह से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब बाकी क्या, फिर बची क्या? आप सोचेंगे कि वो तो जो है चली गई हैं अंतिम यात्रा पे हमेशा हमेशा के लिए, अब यात्रा कौन करेगा? रक्त में कौन जो है लाल रंग प्रदान करेगा? आरबीसी तो निकल ली, ऐसा थोड़ी है भाई। याद रखें, हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है हमारे शरीर की, कि जब कोशिकाओं की मृत्यु समीप होती है उसके पहले कोशिका का विभाजन हो जाता है।
जब कोशिका की मृत्यु करीब होती है उससे पहले कोशिका का विभाजन कर लिया जाता है। और ये हम कह सकते हैं अद्भुत क्षमता है हमारी कोशिका की, हमारी समस्त कोशिकाओं की शरीर में जो उपस्थित है कि वो क्या कर लेती हैं, कोशिका विभाजन कर लेती हैं, जिससे कोशिकाओं की संख्या गुणक रूप में, दुगने रूप में बढ़ती चली जाती है। आप लोग जानते हैं वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन ही तो जिम्मेदार है। जो कोशिका विभाजन होता है उसके द्वारा आरबीसी का जो नंबर है लगातार बढ़ता रहता है, प्लस इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, तो विभाजन हो जाएगा, जिसकी वजह से समस्त आरबीसी एक साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाती है। अब बात करते हैं संख्या की। देखिएगा संख्या मेल्स और फीमेल्स दोनों में संख्या अलग अलग होती है। पहले हम बात करते हैं मेल की। नर मेल्स में संख्या होती है 50 to 55 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब। आरबीसी की हम बात करें संख्या की, पुरुषों में संख्या होती है 50 से 55 लैक्स। आप सोचेंगे सर आपने क्या लिख दिया है, चलो कोई नहीं, मैं इसको भी आपको थोड़ा ट्रांसलेट करके बता देता हूं, इंग्लिश का यूज नहीं करेंगे। मिलीमीटर क्यूब। नर में, पुरुषों में 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड को अगर अपन देखें सैंपल लेके तो उसमें 50 से 55 लाख आरबीसी पाई जाती है। संख्या बहुत ज्यादा नहीं, आपको इतनी ज्यादा संख्या शरीर में कैसे, बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है भाई, क्योंकि हम एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की बात करें, कोशिकाओं की संख्या 10⁻14 से भी ज्यादा होती है। नील, अरब संघ, पद्म से भी ज्यादा संख्या जब कोशिकाओं की है, तो इतना रक्त तो ज्यादा नहीं है। बात करें हम मादा, स्त्रियों की बात करें तो मादा में जो संख्या होती है ये मानी जाती है 45 से 50 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। अब क्यों ये डिफरेंस आया है? हालांकि तो गॉड गिफ्टेड है और गॉड ने चीजें दे दी हैं, उनमें हम हस्तक्षेप कैसे करेंगे, हमारा रोल कैसे हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम डिफरेंस का रीजन तो पता लगा ही सकते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है, जबकि मेरा भी मानना है, जो मैं कहने वाला हूँ वाकई में सही नहीं है, सुनिएगा आप ध्यान से। ऐसा माना जाता है कि पुरुष शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं। मैंने पहले बोल दिया कि ऐसा नहीं है, आजकल सब बराबर करते हैं वर्क। पुरुष शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, कोशिकाओं को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, O2 की ज्यादा सप्लाई की आवश्यकता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए, आरबीसी का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। इसके अपोजिट स्त्रियों में शारीरिक श्रम कम किया जाता है। मैं बिल्कुल आपको बोल चुका हूं, मैं सहमत नहीं हूं। आजकल सब कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, इसलिए मैं तो यूं कहूंगा स्त्रियां कहीं ज्यादा काम कर रही है, तो प्रभु जी को थोड़ा सोचना चाहिए, ईश्वर को एक बार फिर से गौर करना चाहिए। जब भी किसी नए जीव की उत्पत्ति वो करें तो उसमें ये थोड़ा सा जो है बदलाव, जो जिस तरह से WBC की संख्या बराबर कर रखी है, बिंबाणु की संख्या बराबर कर रखी है, तो ये भेदभाव क्यों, ये असमानता क्यों? जहां भी समानता में जो है प्रभु जी से ये एक तरह से मैं दरख्वास्त भी कर सकते हैं, अपन देख विनम्र जो है अपील कर सकते हैं प्रभु से कि वो इस अंतर को जो है बांटें, डिफरेंस को थोड़ा सा कम करें, ताकि हमें महसूस हो कि समानता है। तो एक मजाक की बात नहीं कर रहा था मैं, आप समझ सकते हैं कि क्यों डिफरेंस आया, शारीरिक श्रम। लेकिन उस श्रम को अगर अपन देखेंगे तो नजर नहीं आएगा हमें अंतर, कहाँ अंतर है, जहां ज्यादा काम किया जा रहा है उल्टा। तो आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, डिफरेंस का रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो ये बात हो गई है आरबीसी की संख्या की। अब बात करते हैं आरबीसी में हमने कहा हीमोग्लोबिन है, उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं, कितनी मात्रा होती है हीमोग्लोबिन की। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, पॉइंट याद रखें। आप एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूं आपको। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, आकृति जो द्वि अवतल होती है। बात करें हम इनके जीवन काल की, जीवन काल 120 डेज का होता है। मंथ की बात करें तो 4 मंथ का इनका जीवन काल है। संख्या की बात करें, पुरुषों में संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, स्त्री में संख्या 9 तो है, लेकिन याद रखना पड़ेगा 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा की। यहां भी थोड़ा सा भेदभाव किया है प्रभु जी ने। देखिएगा पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और बात करें स्त्रियों की तो यहां मात्रा मानी जाती है 10 to 14 ग्राम
पर 100 ml। एक और आपको नजारा देखने को मिलेगा नाइंसाफी का, देख प्रभु जी ने किया है अभी, ये हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन नाइंसाफी वाली है, याद तो करना पड़ेगा यहाँ पर भी। रीजन वही रहा, रीजन शारीरिक श्रम ज्यादा, O2 ज्यादा चाहिए, हीमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए। निर्माण की बात करें, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में किया जाएगा। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं डब्ल्यूबीसीएस की, डिटेल में हम कर लेंगे। डब्ल्यूबीसीएस को कार्य की बात बता दूं आपको कि आरबीसी का कार्य क्या होगा, हालांकि डिस्कशन में आ चुके हैं, आप समझ सकते हैं कार्य क्या होगा। आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। क्यों? हीमोग्लोबिन वहां पे और वो ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अगली बात करते हैं डब्ल्यूबीसीएस की। डब्ल्यूबीसीएस के कुछ अदर नेम भी दिए जाते हैं। आरबीसीएस को नाम दिया जाता है एरिथ्रोसाइट्स, इसी तरह से डब्ल्यूबीसीएस को नाम दिया जाता है ल्यूकोसाइट। एक बार सुन लीजिएगा, आरबीसीएस को नाम दिया जाता है एरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीएस को नाम दिया जाता है, आपके सामने लिख दिया मैंने, ल्यूकोसाइट। पूरा नाम तो आप जानते हैं, श्वेत रुधिर कणिका। लिख देते हैं फिर भी, चलिए, व्हाइट ब्लड सेल्स हिंदी में कहेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं। चलिए उन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से बात करते हैं, जैसे हमने आरबीसी के केस में लिया था। सबसे पहले केंद्रक, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, यानी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित है। इसका मतलब खुद अपने कार्यों का नियंत्रण करेंगे, केंद्रक है यहाँ पे। अगली बात करें हम अगर आकृति की, तो ऐसा माना जाता है कि जो डब्ल्यूबीसी है उनकी आकृति अनियमित है, लेकिन अनियमित आकृति को तुलनात्मक रूप से कह दिया जाता है अमीबीय, क्योंकि जो अमीबा है उसकी भी आकृति अनियमित होती है। अनियमित मतलब आकृति में बदलाव आता रहता है, आप जानते हैं। अमीबा इधर मैंने लिखा, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, इधर से आप इधर से देखिए जरा। अमीबीय भी कहते हैं अनियमित को, क्योंकि आकृति लगातार परिवर्तित होती रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं जीवन काल की। देखिएगा, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इनको शरीर के सैनिक कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो प्रतिरक्षा है, उस प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने में इनका जो योगदान है अविस्मरणीय है। इनका योगदान अनफॉरगेटेबल है, हम भुला नहीं सकते इनके कंट्रीब्यूशन को, कि किस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी को। यानी छोटी छोटी जो जम्स हैं, लगातार हम एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी रहते हैं, हालांकि प्लांट्स की तरह तो नहीं रहते, फिर भी हम कांटेक्ट में रहते हैं। भाई एयर के तो कांटेक्ट में हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे जम्स हमारी बॉडी पे आते रहते हैं। तो उन पार्टिकल्स को अगर बाय चांस बाय द वे वो पार्टिकल्स बॉडी के अंदर चले गए हैं, तो डब्ल्यूबीसी उनका सोपड़ा साफ करने का काम करती है। मतलब फाइट करेंगे, फाइट करके उनको किल करने में रोल प्ले करते हैं, इसलिए नाम दिया जाता है इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सैनिक भी कहते हैं। आर्मी मैन ऑफ द बॉडी भी इनको कहा जाता है। तो इनको नवाजा गया है नाम से। जीवन काल की बात करें, इनका जीवन काल माना जाता है 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन का इनका कार्यकाल माना जाता है। ज्यादा छोटा नहीं हो गया कार्यकाल, तो देखो उसकी वजह है, इनको लगातार फाइट करनी पड़ती है। लगातार हम देखते हैं कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स, हानिकारक कण शरीर में प्रवेश कर ही जाते हैं, तो उनका खात्मा करने के लिए डब्ल्यूबीसी को भी अपने जीवन को समाप्त करना पड़ता है, जिस कारण इनकी जो जीवन अवधि है वो 3 से 5 दिन की, लेकिन द्रुत गति से स्पीडली इनका निर्माण भी होता रहता है। कैसे निर्माण होगा मैंने आरबीसी के दौरान आपको बता दिया है। क्या होगा इनमें लिखा हुआ है, तो कोशिका विभाजन की सहायता से इनका भी जो नंबर है वो हम कह सकते हैं नियत बना रहता है, कम ही नहीं होता। रोग की स्थिति में संख्या में कम या ज्यादा स्थिति हमें देखने को मिलेगी। जीवन काल के बाद हम बात करते हैं इनकी संख्या, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था यहाँ कोई नाइंसाफी नहीं की गई है। इनकी संख्या 6000 से 10,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब, दोनों में मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री दोनों में 6000 से 10,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब की संख्या में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। यहाँ नाइंसाफी क्यों नहीं की, उसका रीजन है हमारे पास, क्योंकि सुरक्षा तो दोनों के शरीर को ही चाहिए ना। इम्यूनिटी तो हर एक के शरीर की मजबूत होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सोचा प्रभु जी ने, और यहाँ नाइंसाफी नहीं की गई। बात करते हैं कार्य की। इनमें एक टॉपिक और रह गया वर्गीकरण वाला, हम कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कार्य मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप समझ चुके होंगे, शरीर की सुरक्षा करने में रोल प्ले करते हैं। तो आज के लिए हम
इतना ही करेंगे। कल की क्लास में WBCs को कंप्लीट करके बिंबाणु लेते हुए हम जो दूसरा भाग है हार्ट रुधिर परिवहन तंत्र का, उसको भी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच टू लिसन मी।